दोस्तों दिस इज क्लास नंबर 2 ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप क्लास 12th। क्लास 1 में हम मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप और फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी आप पहले क्लास 1 की वीडियो देख लेंगे। इस वीडियो में दोस्तों वी विल डिस्कस पॉइंट नंबर सी, पार्टनरशिप डीड कि पार्टनरशिप डीड का क्या मतलब होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अगर पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आपस में नहीं बनाते तो उस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है के डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए। तो ये सारी चीजें हमें इस पॉइंट सी में समझनी है। और दोस्तों एक बात और, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को आप प्रेस कर दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर मैं आपके साथ पूरे क्लास 12th का कोर्स डिस्कस करने वाला हूं और इस बार क्लास 12th में आपका सेशन 2021-22 में टर्म 1 में जितने भी चैप्टर्स एमसीक्यूज बेस्ड पर होने वाले हैं उन सभी के मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आपके साथ इसी चैनल पर डिस्कस करूंगा ताकि आपके बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो सके और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएं। तो आइए दोस्तों पॉइंट नंबर सी, पार्टनरशिप डीड डिस्कस करते हैं। देखिए पार्टनरशिप डीड क्या है। इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स विच डिफाइंस रिलेशनशिप अमॉन्ग देम। देखिए लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो भी पार्टनर्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं और उस एग्रीमेंट में वो अपने रिलेशनशिप्स को डिफाइन करते हैं कि उनके राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होंगे, उनके बिजनेस का क्या नाम होगा, हर पार्टनर कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, अगर कोई प्रॉफिट होगा तो किस रेशियो में शेयर किया जाएगा। तो उस एग्रीमेंट में ये सारी की सारी बातें लिखी होती हैं और इस एग्रीमेंट को ये सभी पार्टनर्स साइन करते हैं और ये एग्रीमेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट माना जाता है। तो दोस्तों पार्टनरशिप डीड कंटेन्स द फॉलोइंग क्लॉजेस। पार्टनरशिप डीड में ये सभी पार्टनर्स काफी सारी चीजें डिसाइड करते हैं जो कि इन्हें उस एग्रीमेंट में लिखनी होती है। तो वहां पर दोस्तों उस पार्टनरशिप डीड में आपको क्लॉजेस लिखने होते हैं और इस पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे कि सभी पार्टनर्स के नेम, उनकी डिस्क्रिप्शन और उनके एड्रेसेस, फर्म का नेम और एड्रेस, नेचर ऑफ द बिजनेस कि कौन सा बिजनेस फर्म कैरी ऑन करेगी, इनका पार्टनरशिप का बिजनेस किस डेट से स्टार्ट होगा, हर पार्टनर कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, हर पार्टनर के राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होगी, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्होंने डिसाइड किया है कि पार्टनर्स को पे किया जाएगा तो किस रेट पे किया जाएगा, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से चार्ज किया जाना है इन्होंने डिसाइड किया हुआ है अगर, तो उसका क्या रेट होगा और क्या रेम्युनरेशन। दोस्तों रेम्युनरेशन का मतलब होता है पार्टनर की सैलरी और कमीशन। तो अगर पार्टनर को कोई रेम्युनरेशन एग्री की गई है पे करने के लिए तो वो किस हिसाब से उन्हें सैलरी और कमीशन पे की जाएगी एटसेट्रा। तो इस तरीके से इतनी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस इनके बिजनेस की इस लीगल डॉक्यूमेंट में लिखी होती है और कल को अगर कोई डिस्प्यूट होता है इन सभी पार्टनर्स के बीच में इन बातों को लेकर तो उसे हम इजीली सेटल कर सकते हैं क्योंकि इस एग्रीमेंट पे सभी पार्टनर ने ऑलरेडी साइन किया हुआ है और उस बात पर सभी एग्री हो रखे हैं। तो कल को कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको इजीली हम सेटल कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस पार्टनरशिप डीड। तो दोस्तों ये था पार्टनरशिप डीड का मतलब। अब आगे हम देखते हैं इंपोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कि पार्टनरशिप डीड का क्या महत्व है। देखिए इट इज बेटर टू हैव रिटन पार्टनरशिप डीड टू अवॉइड एनी पॉसिबल डिस्प्यूट। देखिए एग्रीमेंट जो पार्टनर ओरल और रिटन दोनों फॉर्म में कर सकते हैं लेकिन हमारे लिए प्रेफरेंस क्या होती है कि हम रिटन में पार्टनरशिप डीड को रखना बेटर माना जाता है क्योंकि अगर कल को फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको हम अवॉइड कर सके और इजीली उसको सेटल किया जा सके ऑन द बेसिस ऑफ रिटन पार्टनरशिप डीड। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों पार्टनरशिप डीड, इसी वजह से कि सबसे पहला तो इस पार्टनरशिप डीड में हर एक पार्टनर का राइट्स, ड्यूटीज और उसकी क्या लायबिलिटीज है ये पहले से लिखी होती है और अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है पार्टनर्स के बीच में फ्यूचर में तो उसको हम इजीली सेटल कर सकते हैं इस पार्टनरशिप डीड के बेसिस पर बिकॉज इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। ऑलरेडी सारे मैटर्स उस पार्टनरशिप डीड में लिखे होते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, इज इट एसेंशियल टू हैव अ पार्टनरशिप डीड। क्या पार्टनरशिप डीड का होना नेसेसरी है, जरूरी होता है? तो आपका आंसर देखिए दोस्तों एक नंबर में एमसीक्यू क्वेश्चन ये आपका बन सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा, नो इट इज नॉट एसेंशियल। ये जरूरी नहीं होता कि पार्टनरशिप डीड हो बट इट इज डिजायरेबल टू हैव अ पार्टनरशिप डीड। लेकिन ये हर पार्टनर की डिजायर होती है कि पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए
बट इट इज नॉट नेसेसरी। तो सेकंड पॉइंट है इफ पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, कहता है अगर पार्टनर्स के बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व किया जाएगा अगर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट होता है तो उस केस में दोस्तों इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, दोस्तों आपको ये ईयर याद रखना है 1932, एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है, आपको ऑप्शन दे देंगे 4 और वापस ईयर को चेंज कर देंगे। तो ये जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है ये 1932 में पास हुआ था, तो इसको आपको याद रखना है। देखिए अब आपको छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान देना होगा, पहले ईयर पर हम ध्यान इतना नहीं देते थे, बट अब आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बनेगा तो कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, तो आप हर चीज को थोड़ा ध्यान से समझेंगे और उस पर फोकस करेंगे। तो दोस्तों अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो वहां पर डिस्प्यूट को सेटल किया जाता है एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल अप्लाई टू सेटल द डिस्प्यूट्स। तो इस तरीके से दोस्तों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों अगली बात है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के क्या क्या वो प्रोविजंस हैं जिनको फॉलो करके हम डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ हमने मैटर्स लिखे हुए हैं कि जिन बातों पर पार्टनर्स का फ्यूचर में डिस्प्यूट हो सकता है। टोटल ऐसे दोस्तों 6 मैटर है, जिसमें सबसे पहला है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स और लॉसेस। देखिए पार्टनर्स के बीच में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस में डिस्प्यूट हो सकता है कि कोई पार्टनर बोलेगा कि हमारा कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट बंटना चाहिए, कोई बोलेगा कि मैंने ज्यादा कैपिटल लगा रखे मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिले। तो उस केस में अगर पार्टनर्स के बीच में पहले से कुछ भी डिसाइड नहीं होता कि प्रॉफिट और लॉस किस रेशियो में बटेगा, क्योंकि उनके बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं थी, तो उस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का प्रोविजन कहता है कि अगर आपके बीच में डिसाइड नहीं है तो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा आपस में। तो इस तरीके से ये प्रॉफिट का डिस्प्यूट सेटल करता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर कोई डिस्प्यूट होता है कि कोई पार्टनर कहता है कि भाई मैंने कैपिटल ज्यादा लगाई हुई है तो मुझे मेरी कैपिटल पर इंटरेस्ट पे करो, लेकिन इस पार्ट पर पार्टनरशिप डीड में कोई डिस्कशन नहीं हुई है पार्टनर्स के बीच में, तो उस केस में कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं किया जाएगा एज पर प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेकर अगर कोई डिस्प्यूट है तो वहां पर ये पार्टनरशिप एक्ट सिंपल कहता है कि नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स। और अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है, पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दिया हुआ है और फर्म उसे मना करती है कि हम आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे आपके लोन पे, तो वहां पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि पार्टनर के लोन पर उसको 6% पर एनम पर इंटरेस्ट पे किया जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन दोस्तों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है दोस्तों ऐसा एक्सपेंस जो फर्म को हर हालत में पे करना होता ही होता है, चाहे वो प्रॉफिट अर्न करे या वो लॉस में जाए। तो जितने भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स होते हैं ये हमारे P&L अकाउंट में शो होते हैं और ये खर्चे रेवेन्यू में से माइनस होकर हमें अपना नेट प्रॉफिट पता चलता है, जिसे आगे फ्यूचर में पार्टनर्स में एप्रोप्रिएट किया जाता है अंडर डिफरेंट हेड्स एज पर पार्टनरशिप डीड। तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ये हम अपने नेक्स्ट पॉइंट डी में डिस्कस करेंगे आपके साथ। अभी आप इतना समझे कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है और पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग अगर पार्टनर्स ने लोन दिया है तो उसे मिनिमम 6% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। और रेमुनरेशन पर अगर डिस्प्यूट होता है पार्टनर्स का तो पार्टनरशिप एक्ट सिंपली बोलता है अगर आपने रेमुनरेशन पर पहले कोई डिस्कशन नहीं की हुई आपस में तो किसी भी पार्टनर को कोई भी रेमुनरेशन सैलरी और कमीशन नहीं अलाउ की जाएगी। इसके बाद एडमिशन ऑफ पार्टनर को लेकर डिस्प्यूट हो सकता है पार्टनर्स में कि एक पार्टनर है जो कि एक नए पर्सन को पार्टनर बनाना चाहता है अपनी फर्म में, तो क्या वो उस पार्टनर को एडमिट कर सकता है अपनी फर्म में एज अ पार्टनर। तो इसके ऊपर पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है कि न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल द पार्टनर्स एग्री। मतलब जब तक सभी पार्टनर्स इस बात से एग्री नहीं होंगे तब तक किसी भी पर्सन को एज अ पार्टनर फर्म में एडमिट नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ये था हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस। आइए इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको प्रोविजंस और अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगे। जैसे कि ये आपके सामने क्वेश्चन है, यहाँ 2 पार्टनर है अटल एंड लाल आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड। मतलब इन्होंने आपस में कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है। इसका मतलब इनके ऊपर अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस अप्लाई करेंगे। व्हाट शैल बी द पोजीशन इन द फॉलोइंग केसेस। नीचे 4 पॉइंट में इनके बीच में कुछ डिस्प्यूट्स हुई हैं तो उन्हें अब हमें सेटल करना है। आइए पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 1। अटल डिवोट्स मोर टाइम देन
लाल इन द बिजनेस। कहता अटल ज्यादा काम करता है बिजनेस में लाल से। अटल डिमांड्स अ सैलरी ऑफ 6000 पर मंथ फॉर इट। तो इसीलिए अटल कहता है कि मैं ज्यादा काम करता हूं, इसलिए मुझे 6000 रुपीज पर मंथ सैलरी पे की जानी चाहिए। तो बताइए दोस्तों, इसमें अटल को सैलरी पे होगी या नहीं? देखिए, सैलरी का मतलब होता है रेमुनरेशन। अब इनके बीच में कोई पार्टनरशिप डीड में सैलरी को लेकर पहले कोई बात नहीं हुई थी, तो इसलिए रेमुनरेशन पर अगर अटल और लाल में डिस्प्यूट हो रही है तो पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलेगा कि नॉट अलाउड, कोई भी सैलरी किसी भी पार्टनर को नहीं पे की जाएगी। तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? नो सैलरी शैल बी अलाउड टू अटल। अटल को कोई भी सैलरी पे नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करती या फिर साइलेंट होती है किसी मैटर पे, तो उस केस में प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होते हैं डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए। और पार्टनरशिप एक्ट सिंपली रेमुनरेशन के डिस्प्यूट को कैसे सेटल करता है? ये सिंपली बोलता है कि नो रेमुनरेशन, दैट इज नो सैलरी शैल बी अलाउड टू एनी पार्टनर। तो ये था पॉइंट नंबर 1 का आंसर। इसके बाद पॉइंट नंबर 2, लाल हैज इन्वेस्टेड कैपिटल ऑफ 50,000 whereas अटल हैज इन्वेस्टेड 5,000 as capital. Atal, however, has advanced rupees 10,000 as loan to firm. What interest, if any, will be allowed to Atal and Lal? देखिए दोस्तों, 50,000 कैपिटल लाल ने और अटल ने 5,000 कैपिटल लगाई है, तो क्या इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? अब पार्टनरशिप डीड इनके बीच में नहीं थी, तो इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोई भी नहीं मिलेगा। लेकिन अटल ने जो 10,000 रुपीज का लोन फर्म को दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। तो उसको इस 10,000 पे 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। जैसा कि यहां हमने देखा था कि अगर पार्टनर कोई लोन देता है तो 6% उसे लोन मिलेगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर कोई भी इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया जाएगा। तो इसका आंसर आपको किस तरीके से लिखना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल नॉट बी अलाउड और पेड टू एनी ऑफ द पार्टनर, दैट इज अटल एंड लाल, बट अटल विल गेट इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस टू द फर्म एट द रेट 6% पर एनम। मतलब 10,000 का जो लोन उसने दिया था उस पर 6%, 600 रुपए का इंटरेस्ट अटल को रिसीव होगा। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। अगला डिस्प्यूट है इनके बीच में। थर्ड, अटल वांट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन इंदर एज पार्टनर, लाल ऑब्जेक्ट्स टू हिज प्रपोजल। अब यहाँ अटल और लाल में क्या डिस्प्यूट है कि अटल अपने सन को पार्टनर बनाना चाहता है जो कि इंदर है, जबकि लाल इस पर ऑब्जेक्शन कर रहा है, मना करता है। तो बताइए, क्या अटल के सन को एज अ पार्टनर एडमिट किया जा सकता है? तो आपका आंसर क्या होगा? पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है? न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड unless all the partners agree। अब यहां पर लाल तो एग्री नहीं कर रहा, therefore इंदर cannot be admitted into partnership because लाल objects to it। तो ये दोस्तों इसका आंसर होगा। इसके बाद फोर्थ डिस्प्यूट है इनके बीच में। लाल wants that profit should be distributed in the ratio of their capitals but अटल wants that it should be distributed equally। देखिए यहां पर लाल कह रहा है कि कैपिटल रेशियो में बंटना चाहिए। लाल ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि लाल की कैपिटल ज्यादा है 50,000 और अटल की कैपिटल सिर्फ 5,000 है। तो कैपिटल रेशियो में अगर प्रॉफिट बटेगा तो लाल के हिस्से में ज्यादा प्रॉफिट आएगा और अटल के हिस्से में कम प्रॉफिट। जबकि अटल कहता है नहीं, कैपिटल रेशियो में मत बांटो, प्रॉफिट को इक्वली बांटो। तो इस केस में कौन जीतेगा इस डिस्प्यूट में? तो इन दिस डिस्प्यूट अटल विल विन। क्यों? क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि अगर प्रॉफिट की शेयरिंग को लेकर कोई डिस्प्यूट होता है पार्टनर्स में और उनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो उस केस में प्रॉफिट कैसे बटेंगे? इक्वली। तो यहां पर अटल की बात मानी जाएगी। एंड प्रॉफिट्स शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन अटल एंड लाल आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन अटल्स लोन 600 रुपीज। क्योंकि दोस्तों जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन होता है, हमने पीछे देखा था, ये होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और जितने भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स होते हैं उन्हें पहले हम रेवेन्यू में से माइनस करते हैं। उसके बाद हमारा जो भी नेट प्रॉफिट आता है उसे हम क्या करते हैं? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट। इसलिए ये प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन अटल्स लोन, जो भी प्रॉफिट आएगा उसको पार्टनर्स में इक्वली बांटा जाएगा। तो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट पार्टनरशिप डीड। इसमें हमने पार्टनरशिप डीड का मतलब देखा कि पार्टनरशिप डीड एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है और उसमें कौन कौन से क्लॉजेस इंक्लूडेड होते हैं और पार्टनरशिप डीड क्यों इंपॉर्टेंट है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और पार्टनरशिप डीड होना नेसेसरी है या नहीं। और अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करती या फिर वो साइलेंट है किसी मैटर पर, तो उस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है और उसके प्रोविजंस के हिसाब से डिस्प्यूट्स को सेटल किया जाता है। और उस पर हमने ये एक इलस्ट्रेशन भी देखी। इसके बाद दोस्तों एक आपके सामने छोटा सा नोट है ऑन नेचर ऑफ पार्टनरशिप
फर्म। देखिए यहाँ से आपके लगभग कम से कम 3 एमसीक्यू आपके सीबीएसई एग्जाम में बन सकते हैं, तो सभी बच्चे इन पॉइंट्स को बड़े ध्यान से देखेंगे। देखिए नेचर ऑफ पार्टनरशिप में आपसे क्या एमसीक्यू पूछा जा सकता है, आपसे वो बोल सकता है कि बताइए पार्टनरशिप फर्म का नेचर क्या होता है फ्रॉम अकाउंटिंग व्यू पॉइंट और फ्रॉम लीगल व्यू पॉइंट। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पार्टनरशिप इज अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी, जबकि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पार्टनरशिप इज नॉट अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर। तो 2 एमसीक्यू आपके ये बन गए हैं। अब इसका मतलब क्या है, एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पार्टनर को एक डिफरेंट पर्सन माना जाता है और पार्टनरशिप फर्म को एक डिफरेंट पर्सन, ताकि बुक्स ऑफ अकाउंट में पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जा सके। लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है दोस्तों कि कल को अगर फर्म अपने लायबिलिटीज को पे नहीं कर पाती तो उस केस में जो पार्टनर्स होते हैं उनके प्राइवेट एसेट्स को मार्केट में सेल कर पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटीज को पे ऑफ किया जाता है। और यहां पर पार्टनर ये नहीं बोल सकता कि पार्टनरशिप फर्म एक डिफरेंट पर्सन है और मैं एक अलग पर्सन हूं और वो लायबिलिटी तो फर्म की थी तो मैं उसे पे क्यों करूं, क्योंकि मैं पार्टनरशिप फर्म से अलग हूं, डिफरेंट हूं। तो ऐसा वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल सकता। अगर फर्म कल को अपना कोई लायबिलिटी या डेट पे नहीं कर पाती तो वहां पर पार्टनरशिप फर्म और इंडिविजुअल पार्टनर्स को वन एंड द सेम पर्सन माना जाएगा, अलग नहीं माना जाएगा। और उस केस में पार्टनर्स की प्राइवेट एसेट्स को सेल कर फर्म की लायबिलिटीज पे की जाएगी। इसका मतलब इस पॉइंट से हमें यह पता चल गया कि पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है दोस्तों, अनलिमिटेड। तो 1 नंबर का एमसीक्यू आपका यहां से भी बन जाएगा। आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड, अनलिमिटेड, तो वहां पर आपका आंसर होगा अनलिमिटेड। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहां पर मान लो फर्म की लायबिलिटी 10 लाख रुपए की थी और फर्म के पास जो कैश अवेलेबल था वो सिर्फ 1 लाख रुपीज था, और तो ये बाकी जो 9 लाख रुपीज की लायबिलिटीज है, दिस 9 लाख शैल बी पेड बाय ए बी एंड सी पर्सनली फ्रॉम देयर प्राइवेट एसेट्स। इसका मतलब इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। और ये फर्म जो है, अगर इसका नाम एबीसी एंड एसोसिएट्स है तो यहां पर एबीसी ये नहीं बोल सकते कि फर्म एक डिफरेंट पर्सन है और हम डिफरेंट पर्सन। तो आई होप दोस्तों आपको ये नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म अकाउंटिंग व्यू पॉइंट और लीगल व्यू पॉइंट दोनों से समझ आया होगा और किस तरीके से इन पर एमसीक्यू बन सकते हैं वो भी आपको समझ आया होगा। तो आई होप दोस्तों यहां तक आपको चीजें समझ आई होंगी। तो आप सभी इनको नोट डाउन करें अपनी नोटबुक में, और अगर आपका कोई डाउट है इस लेक्चर में तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि इस वीडियो का बेनिफिट सभी उठा सकें और अपने क्लास 12th की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। बाय एवरीवन।